इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, दिन मंगलवार और कार्यक्रम फोन इन, और विषय आज का जो है वो है धान की उन्नत किस्में और नर्सरी की बिजाई में सावधानियाँ। इस विषय पे आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर JN भाटिया। आप पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। तो हम भाइयों से निवेदन ये करना चाहेंगे कि जो भी किसान भाई डॉक्टर साहब से इस विषय से संबंधित, यानी धान की उन्नत किस्में, नर्सरी की बिजाई में सावधानियां विषय पे कोई भी किसी के दिल में सवाल है तो हमारे स्टूडियो में सीधा फ़ोन करें। हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221 322, और जो मोबाइल से फ़ोन करेंगे या कुरुक्षेत्र ज़िले से बाहर से फ़ोन करेंगे, उन भाइयों से हम ये भी अनुरोध करेंगे कि वो 221 322 फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र का STD कोड 01744 जरूर लगा लें। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कड़ी में आज जो हम लाए हैं धान की उन्नत किस्में व धान की बिजाई में सावधानियां, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर JN भाटिया, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ गिरधारी भाई, आपका भी। डॉक्टर साहब, साथियों ने एक फसल ली है गेहूं की, उसके पश्चात अगली फसल की तैयारी है धान की, और सबसे पहले उसमें जो है नर्सरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि जब जो हमारे किसान साथी हैं धान की बिजाई करेंगे, पहले नर्सरी में करेंगे, उसकी बिजाई में क्या क्या मुख्य सावधानियां बरतनी है और कौन कौन सी वो किस्में हैं बिल्कुल जिनको लगा करके वो अच्छा लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले तो यदि हम बात करें गिरधारी भाई की, यदि हम बात करें खरीफ फसलों की, खरीफ फसलों में जो अपनी धान की फसल है उसका मुख्य स्थान है जी। क्योंकि यदि हम बात करें पूरे एरिया की, हमारे पास 34 लाख हेक्टेयर ज़मीन है हरियाणा में, और हरियाणा का जो धान के अधीन क्षेत्र है वो 12 लाख से लेकर 16 लाख हेक्टेयर तक चला गया है। जबकि यही एरिया हम 1970 में यदि बात करें सिर्फ 1.93 लाख हेक्टेयर था जी। लेकिन जो मतलब सिंचाई के साधनों है फसल से ज़्यादा मुनाफा मिल गया, तो जो अब ये जो एरिया है करीब हमारा 14 से 16 लाख हेक्टेयर जो है पूरे क्षेत्र में रहता है। मुख्य फसल है एक तरह से। और मैं बता दूं, यदि हम बात करें 2020-21 की 44 लाख टन हमने जो मतलब जो धान है वो 110 देशों में भेजा है। एक छोटा सा प्रदेश है हरियाणा जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 1.4% है, और उसको 110 देश जानते हैं। किसकी वजह से? धान की वजह से। और जहां हम बैठे हैं इसको तो हम धान का कटोरा कहते हैं जी, जिसमें आपका कुरुक्षेत्र आ गया, कैथल आ गया, करनाल आ गया, अम्बाला आ गया, यमुनानगर आ गया। यहाँ के चावल की निश्चित तौर से बहुत डिमांड है। और अब बात आ जाए कि किस्मों की, देखो कई तरह की किस्में हैं, मोटी किस्में भी हैं और जो है अपनी जो बारीक किस्में भी हैं। और सबसे पहले तो हम ये कहेंगे भाई, ये जो यदि आपने जो चुनाव करना है ये नहीं भाई एक ही किस्म लगानी है जी। उसमें क्योंकि पता नहीं चलता, कई बार मोटे का भाव मिल जाए, कई बार बासमती का भाव मिल जाए। तो किसान ने जो प्लानिंग करनी है वो 60-40 या जो 50-50 इसके हिसाब से यदि करेगा तो निश्चित तौर से उसको जो है मुनाफा
अच्छा होगा। अगर 12 एकड़ का किसान है तो उसको लगभग 3 किस्म लगा लेनी चाहिए। हाँ, 2-3 किस्में, ताकि मान ले किस्म का यदि थोड़ा बहुत भाव ज़्यादा हो तो उसको देखना ना पड़े, क्योंकि यदि हम मोनोपोली करते हैं किसी भी चीज़ में कर ले हम, तो नुकसान होने के चांसेस हमें ज़्यादा रहते हैं फायदे की बजाय। एक तो ये कहेंगे हम, जो हमने एरिया जो करना है वो मोटे का और जो धान का जो है 50-50 या 60-40 है निर्धारित कर ले। और अब यदि हम मोटे की बात करें, मोटे में जैसे अब बिल्कुल सही टाइम चल रहा है उसकी पनीरी बनाने का। जी। उसमें 2 तरह की किस्में हैं। एक तो वो किस्में हैं जो थोड़े दिन में पकती हैं, जी। जो सिर्फ जो 115 से 120 दिन लेती हैं सीड टू सीड। जी। दूसरी ऐसी किस्में हैं जो मतलब 130 से 40 दिन लेती हैं एक तरह से। जी। तो ये तो हैं दोनों किस्में जो मोटे धान में आती हैं। जी। अब मोटे, यदि हम बारीक धान की बात करें, बारीक धान में यदि हम जैसे मोटे धान की बात करें, इसमें 2 किस्में हैं, कम अवधि वाली और जो मध्यम अवधि वाली। कम अवधि वाली ये है कि जो 115 से 20 दिन में पक जाती हैं, तो उनकी जो नर्सरी तैयार करने का गिरधारी समय है वो 15 मई से लेकर 30 जून तक है। 15 मई से 30 जून तक। हाँ, वो कर सकते हैं। और दूसरा, यदि हम मध्यम अवधि वाली की बात करें, उनका जो समय है सिर्फ 15 मई से 30 मई तक है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो यानी लगभग उनका समय तो समाप्ति की तरफ। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। तो एक तो ये मतलब हम समय से जो है वो करें एक तरह से। और किस्मों की बात यदि करें हम, यदि मान लें जैसे जो कम अवधि वाली हैं, कई किस्में हमारे पास, जैसे पुरानी IR 64 लेकिन आज भी प्रचलित है, आज जो HKR 48 है, HKR 47 है जी, ये किस्में हैं जो मतलब सरबती है। और कुछ हाइब्रिड भी हैं जो मतलब जो है जो 110 से 15 दिन लेते हैं। आमतौर पे वो किसान जिनको मतलब जो मान ले सब्जियां लगानी हो, आलू लगाने हो, मटर लगाने हो, वो इसको जो है खेत को खाली मतलब जो है प्रेफर करते हैं खाली करने की। जल्दी तैयार हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, खर्चा भी कम लगता है। 1509 किस्म है बासमती की, इसको भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। एक और किस्म आ गई है पहले फोन ले ले। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सात से बोल रहे हैं जी। प्रणाम। बलदेव सिंह है जी। बलदेव जी, क्या पूछना है? ये धान का पूछ रहे जी, कौन सी किस्म सही रहा, या मतलब 2 किलो लगाने हैं अपना। 2 किलो लगाने हैं? हाँ, अभी कौन जो मोटी सी है नहीं, वो वाले जो लगानी है। हाँ, भाई इसमें स्कीम कौन सी सही है, कौन सी जाल ठीक रही है? अच्छा, देखो ऐसा है, यदि आपने आलू लगाने आगे, मटर मुटर लगाने हैं, फिर तो आप जो है PB 1509 और PB 1692 में से कोई सी भी किस्म लगा सकते हो, कोई सी भी किस्म लगा सकते हो। ये आलू लगाने स्कीम है, इसी करके जल्दी हो जाए। वही तो, या तो 1509 लगा लो आप, या एक 1692 किस्म आई है, दोनों बढ़िया किस्म है। 24-25 क्विंटल पैदावार मिल जाती है, और जो है इसमें जो है खर्चा भी बहुत कम आता है। इन दोनों किस्मों से कोई सी भी किस्म चुनाव करके। एक 5-7 पेटे मिर्चा के जिन्हें मरोड़ी आ रहा में कोई आपने जाना। देखो, निदान तो है इसका, लेकिन हम बात कर रहे हैं धान के बारे में। उसका ये बता दूं मैं कि उसको जो है सफ़ेद मक्खी होती है जो उसको मतलब मरोड़ी को फैलाती है, आप उसका नियंत्रण करो। आप जितनी भी मतलब जो है सिस्टेमिक दवाई हैं आपकी, जो रोगोर हैं, मोनो है, इमीडा है, कोई भी लेके वो छिड़काव कर दो उसको, और उस कीड़े को ख़त्म कर दो आप। तो ऑटोमेटिकली जो आगे पत्ते आएंगे आपके वो ठीक आएंगे, उनका छिड़काव कर दो आप। स्कीम कौन चलता है जी? हैं जी, स्कीम जीरे की कौन चलता है? PB 1509, PB 1692, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और जो 64-44 भी हाइब्रिड है वो भी ले सकते हो आप। ये मतलब जो है 115 से 120 दिन में पक जाती हैं। हाँ जी, झाड़ में ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल, झाड़ में अच्छी हैं, खर्चा भी कम है इसके अंदर, और बीमारी कीड़े भी कम आते हैं। DAP चला है इसमें? हाँ जी, DAP खाद चला है इसमें? हाँ, बिल्कुल चलेगा, सभी चलेगा। खाद तो हमने 3 खाद देनी है, नाइट्रोजन देनी है, फास्फोर देनी है, पोटास देनी है, वो चलेगी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं खाद की। ठीक है जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। तो गिरधारी भाई, हम बात कर रहे थे ना कि भाई ये किस्में हैं, आप तो ये तो ले सकते हो इसमें जी। बात आ गई आपकी जो मध्यम जो है किस्में हैं, उसमें बहुत सारी किस्में हैं अपनी। जैसे अपनी HKR 126 है, HKR 127 है अपनी, और जितनी भी PR ग्रुप की फसलें हैं,
PR 116, 117, 118, 119, 126, 130 तक आ गई है। ये जो वैरायटी हैं 130 से 135 दिन लेती हैं, और ये जो कहीं जैसे जो PR 126 वैरायटी है ये तो 123 दिन में पक जाती है। तो ये भी मतलब जो है अच्छा झाड़ देती हैं। ये है इनकी पनीरी, जैसे मैंने बताया था आपको भाई 15 मई से लेकर 30 मई तक हमने लगानी है। तो ये तो होगी किस्में मोटे धान की, इनमें से ले सकते हो आप। हाइब्रिड भी हैं बहुत सारे, उनका जैसे जो प्राइवेट हाइब्रिड है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का तो कोई हाइब्रिड नहीं, वो भी कई बार जो अच्छी पैदावार दे देते हैं। दूसरा यदि बात करें हम बासमती की किस्में, बासमती में भी 2 किस्में हैं। एक तो लंबी बढ़ती हैं, जो एक जो हैं छोटी बढ़ती हैं। लंबी बढ़ने वाले में 2-3 किस्में, बासमती 317 है, CSR 30 है, एक अपनी त्रावड़ी बासमती है। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी बाबू जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम शामली जिले से बोल रहे हैं जी। नेत्रपाल मेरा नाम है, खेड़ी खुश नाम से जी। नेत्रपाल जी, क्या पूछना है? जी हमें पूछना है जी, हमें 17-18 है जी। हाँ 17-18 बिल्कुल है बासमती किस्म। हाँ जी, अब इनके ये झाड़ झूड़ में कैसी है जी? बिल्कुल बढ़िया किस्म है इसके अंदर। और जो इसमें जो है अपनी जो 11-21 थी ना, उसका सुधरा हुआ रूप है कि इसमें जो झुलसा रोग है वो नहीं आता, और ब्लास्ट के प्रति भी काफ़ी मतलब जो ये अवरोधी है, अच्छी किस्म है। और जो 11-21 से थोड़ी पैदावार भी ज़्यादा है। बस एक ही ड्रॉबैक है इसके अंदर, इसका भाव कम है 40-50 रुपये, क्योंकि इसमें सुगंध और मतलब जो है थोड़ी कम है 11-21 की बजाय। और लेकिन अब वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, इसमें सुधार कर दिया है। अब जो है एक किस्म निकाल दी है 1886, अगले साल बीज मिल जाएगा आपको, पूसा बासमती 1886। वो बहुत ही बढ़िया किस्म होगी, उसका झाड़ भी बढ़िया है, बीमारी भी नहीं है उसके अंदर, और हो सकता है आगे आपको छिड़काव भी ना करना पड़े। वो बीज आपको अगले साल मिलेगा, पूसा बासमती 1886। अच्छा जी, हाँ जी, इस बार आप 17-18 लगा लो। हाँ जी बिल्कुल 17-18 बिल्कुल बढ़िया है जी। क्योंकि मैं बता दूं गिरधारी भाई, अभी 3-4 दिन पहले नोटिफिकेशन हुई है पूसा की, 3 किस्में निकाली हैं हमारे पास। 3 वैरायटी थी पहले, एक पूसा बासमती 1401 थी, एक पूसा बासमती 1509 थी, और एक पूसा बासमती 1121 थी। ये लोगों के अंदर पॉपुलर थी। ये तीनों जो किस्में वैज्ञानिकों ने सुधार दी है। 1401 की जगह तो जो आपकी जो 1509 है, उसकी जगह किस्म आगे आवेगी आपको जो बहुत अच्छा मुनाफा देवेगी, पूसा बासमती 1847। आपकी जो ये जो है 1401 है, इसकी जगह आएगी मतलब जो है 1887 ना, सॉरी 1886। और जो 1121 है उसकी जगह होगी 1885। ये 3 किस्में अभी 5-7 दिन पहले नोटिफाई हुई हैं। पुरानी तीनों किस्मों की सुधार कर दिया, क्योंकि इसमें ना तो गिरधारी भाई ये आपका झुलसा रोग आएगा ब्लाइट, और ना इसमें ब्लास्ट आएगा। लोग इन्हीं में ज़्यादा दवाइयाँ छिड़कते थे, जिसकी वजह से हमारा मतलब जो एक्सपोर्ट जो अफेक्टेड होता था। तो हो सकता है आगे इनकी पैदावार भी ज़्यादा है, सुगंध भी ज़्यादा है, किसानों के लिए हो सकता है 3 ये वैरायटी डॉक्टर किसी ने बताया भाई ये वरदान साबित हो सकती हैं अगले साल इनको, लेकिन बीज में जब इनकी ईल्ड बढ़िया होगी, बीमारियों से बचेंगी। हाँ जी, हाँ, और आपकी दवाई बचेगी तो वरदान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं बताऊं जहां हम जो है अभी जैसे मैंने बताया भाई 44 लाख टन हमने भेजा था, ये हमारा 60 लाख टन था, 60 लाख टन भेजते थे। लेकिन इसकी वजह से जैसे पेस्टिसाइड का रेजिड्यू की वजह से ये कम आ गया, बल्कि और भी कम आ जाएगा यदि ये किस्में ना आती। तो ये है। अब किस्मों की यदि बात कर रहे थे हम कि भाई यदि ये जो लंबी बासमती आपने लगानी है, तो ये तो है आपकी CSR 30 है, जो मतलब PS 9.5 तक, यदि खारापन आपके पास 9.5 भी है खेत में, तब भी इसकी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। अच्छा। ये हमारा जो मतलब अनुसंधान केंद्र है काछवा में ही, जो सिर्फ लवणीय पे इस पे काम कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी किस्म है। एक CSR 30 है, एक CSR 10 है। जहाँ पानी खराब हो, अच्छे पानी में बहुत अच्छी पैदावार देती है, लेकिन बढ़ती थोड़ी ज़्यादा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इसकी। एक आपकी हरियाणा बासमती जो 19 नंबर है, ताड़वी बासमती जिसको कहते हैं, अगर ज़्यादा बढ़ेगी थोड़ा सा ख्याल भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। हाँ, ख्याल देखो, उसमें खाद की मात्रा कम डालनी पड़ेगी आपको। और क्योंकि हमारे किसान क्या है गिरधारी भाई, पानी लगातार खड़ा रखते हैं उसके अंदर, और जबकि पानी बासमती को ऐसा नहीं चाहिए कि आप उसको भर के रखो। धान के मामले में भ्रम हो गया कि धान बहुत पानी पीती है। ना, सिर्फ ऐसा भ्रम हो गया है। बिल्कुल, यही तो दिमाग को, किसानों के दिमाग में समझाना है सिर्फ। गिरधारी भाई एक फोन ले ले। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बाबू जी, मैं नेत्रपाल ही बोल रहा जी, जो थोड़ी देर पहले बात करी। जी नेत्रपाल जी,
अभी आपने ये नहीं बताया, अभी पौध बनेगी, मुझे कब को बोऊं मैं पौध? देखो पौध है ना, उसकी पौध यदि बात करें हम, उसकी पौध बोओ आप 1 जून से। अच्छा जी। 1 जून से 15 जून तक हो सकते हो उसकी पौध। 17-18 की बात कर रहे हैं हाँ 17-18 की। हाँ जी 17-18 की। हाँ हाँ 1 जून से 15 जून तक बीज सकते हो। आगे जिस आप सुनते रहना प्रोग्राम, हमने कैसे बीजनी अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है बाबूजी, ठीक है हाँ जी। जी। हाँ तो गिरधारी भाई, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी जो धान की फसल है ना, मतलब यदि हम बात करें युगांडा की, वहाँ तो दलदली है जमीन, वहाँ तो मतलब जो सारी फसल है पानी में पकती है। और वो जो लोग हैं ना, खाद भी एरोप्लेन से डालते हैं, किश्ती से काटते हैं। हमारे यहाँ जो किस्में, ऐसी किस्में नहीं है जिनको 24 घंटे पानी चाहिए कि ठोक के रखो आप। सिर्फ 4 अवस्थाएं हैं, ये बात को समझनी पड़ेगी। एक तो शुरू में 15 से 20 दिन मतलब जो पानी खड़ा रहना चाहिए 2 से 3 सेंटीमीटर। उसका फायदा क्या होगा? एक तो खरपतवार नहीं होंगे, और दूसरा जो है आपके पौधे एस्टेब्लिश हो जाएंगे। फिर पानी चाहिए हमारे जिस टाइम पौधे का फुटाव हो रहा हो, है जी। फिर जिस टाइम कल्ले निकल रहे हों, फिर जिस टाइम बाल निकल रहे हों, और फिर जिस टाइम जो है आपका दाने में दूधी अवस्था। ये सिर्फ 4-5 अवस्थाएं हैं जिसमें मतलब पानी खड़ा रहना चाहिए आपके खेत में। पहले 2 से 3 सेंटीमीटर, बाद में 3 से 5 सेंटीमीटर। उसके बाद गिरधारी भाई, यदि आपका खेत गिल्ला है ना, आप उतनी पैदावार ले सकते हो जितनी लोग पूरा मतलब भर के रखते हैं, और उसमें बीमारी कीड़े भी कम आएंगे, आपकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रहेगी। यहाँ तो जो है प्रक्रिया दूसरी है। हाँ किसान लगातार पूरे नहीं बिल्कुल, वो तो उसने तो भैये लगा रखे हैं। हाँ। वो जिस टाइम भी बिजली आती है ना, उसको ऑन कर देता है, कहीं जाओ कहीं आओ पानी। अब जैसे हम देख रहे हैं ना, पानी की कमी हो रही है हमारे यहाँ, तो हमें ये भी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, और ये किसान को समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये धान की ऐसी फसलें नहीं है पर जिसको खड़े रहे। आजकल तो हम ये कह रहे हैं, पंजाब में जैसे 32-34 लाख के करीब वो धान लगाते हैं, वो ये कह रहे हैं 20 लाख हेक्टेयर में अब की हम जो है धान की सीधी बिजाई करेंगे। और सरकार लगी हुई है, पूरे अधिकारी लगे हुए हैं, क्योंकि पानी है ही नहीं है एक तरह से। बिल्कुल। तो अब तो बल्कि हम जो धान की सीधी बिजाई पे आ गए हैं, उसमें खर्चा भी कम है, ना हमें लेबर मिल रहे हैं, ना हमें पाली मिल रहा है, और जो तो वो भी हमें अपनानी पड़ेगी एक तरह से। और जो धान के अधीना में जिस हिसाब से हमारी जलवायु चेंज हो रही है, अभी देखो मतलब मई खत्म भी नहीं हुई, बरसातें आनी शुरू हो गई हैं। मतलब बरसात का पता ही नहीं है कब आएगी या कब जाएगी। समय से पहले गर्मी आ गई, और जैसे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया हमें। चारे की भी कमी होगी, अनाज की भी कमी होगी, तो अब बड़ा मैनेज करना पड़ेगा हमें एक तरह से, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके साथ भी करना पड़ेगा। हमें धान का एरिया भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी दुनिया है जो उसकी 50% जो दुनिया है उसकी पैलेटेबल डाइट है एक तरह से, चावल खाते हैं तो अच्छा लगता है एक तरह से। तो इसलिए क्योंकि इससे मीथेन गैस पैदा होती है, मीथेन गैस हमारी जो ओजोन गैस को मतलब ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाती है। तो करना पड़ेगा हमें, ये उपाय हैं थोड़ा सा कि भाई हमें लागत भी कम करनी पड़ेगी, पानी को बचाना पड़ेगा, धरती को बचाना पड़ेगा। ये समस्याएं आ रही हैं हमारे पास, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से थोड़ा करें तो कम खर्चे में बढ़िया बिल्कुल हो सकती है। और पैदावार में भी गिरधारी भाई फर्क नहीं है। मतलब यदि हम धान की सीधी बिजाई कर लें, देखो आपको कद्दू काटने की जरूरत नहीं, आपको पनीरी तैयार करने की जरूरत नहीं, आपको पनीरी लगाने की जरूरत नहीं। लेबर कहाँ मिल रहे हैं आजकल? जहाँ मेरे को ध्यान है, मैंने ये वो टाइम देखा हुआ गिरधारी भाई जब हम 10 रुपये प्रति एकड़ रुपाई करते थे 1 एकड़ की, और आज वही दिन है 3000 से 5000 रुपये प्रति एकड़ हम जो है रुपाई के दे रहे हैं। तो कितना महंगा हो गया है मतलब जो है हिसाब किताब। और सीधी बिजाई के लिए सरकार प्रोत्साहन भी कर रही है, सिर्फ इसी की वजह से है, मतलब जो है 4000 रुपये दे रही है एक तरह से, है जी। तो मतलब ये हमें करना पड़ेगा, ये समय की मतलब मांग है एक तरह से हमारी। हाँ, दूसरा यदि हम बात कर लें गिरधारी भाई कि भाई पनीरी कैसे तैयार करनी है, तो सबसे अहम बिंदु इसमें यह है भाई हमें बीज उपचार करना पड़ेगा जी। क्योंकि मैं बताऊं, हमारे यहाँ जितनी बीमारियां आ रही हैं, जितने भी कीड़े आ रहे हैं, 80% जो बीमारियां आ रही हैं वो आपकी या तो मिट्टी से आ रही हैं या बीज से आ रही हैं। 20% जो आपकी बीमारियां हैं वो मतलब हवा से आ रही है। तो इसलिए बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अब यदि आजकल घर का बीज तो कोई यूज़ करता नहीं, सभी थैली का बीज यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दें, जो लोग घर का बीज यूज़ कर रहे हैं उनके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। सिर्फ उन्होंने 10 किलो बीज लेना है, 10-12 लीटर पानी लेना है, 1 किलो सादा नमक लेना है, और उसके अंदर धीरे धीरे बीज डालना है। उससे क्या होगा, जितना भी हल्का बीज होगा,
जितने भी फफूंद के बीजाणु होंगे, थोता होगा, वो सारे का सारा ऊपर आ जाएगा, उसको बाहर फेंक देना है। और जो बीज भारी बचेगा, स्वस्थ बचेगा, उसको आपने 3-4 बार जो है अच्छे पानी से करके मतलब निकाल देना है। उसके बाद फिर एक दवाई है जैसे बावस्टीन, जिसको हम कार्बनिज्म भी कहते हैं, वो आपने 10 ग्राम लेनी है। और साथ ही एक जो है बैक्टीरिसाइड है, जीवाणुनाशी है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, वो 1 ग्राम लेनी है। 10 किलो बीज ले लिया आपने, 10 लीटर पानी ले लिया आपने, और जो है 10 ग्राम बावस्टीन ले ली, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले ली। उसको 24 घंटे तक आपने रखना है उसके अंदर पानी के। उसको फिर बाहर निकाल लेना है, निकाल के उसको जो फर्श पे डाल देना है। फर्श पे डाल के उसको जो फालतू पानी निकल जाएगा, ऊपर उसके जो है गिल्ली बोरी डाल देनी है। एक गिल्ली बोरी डाल के उस पर आपने बीच बीच में पानी डाल देना है। तो 24 से 48 घंटे में उसके जो है कल्ले फूट जाएंगे सारे उसमें। फिर आपने पनीरी में डाल देना है, मतलब जो आपने पनीरी का जो क्षेत्रफल बनाया है। इसमें कोशिश ये करनी है हमने कि जो खेत को अच्छी तरह से तैयार करना है, लेवल करना है एक तरह से, और शाम के टाइम मतलब हमने जो बिजाई करनी है एक तरह से, क्योंकि आजकल जैसे धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और उससे जो है कल्ले जो है जो निकले हुए हैं, अंकुरण है, वो प्रभावित हो सकता है। साथियों को बता दें कि आज का जो हमारा विषय है वो धान की उन्नत किस्में में धान की बिजाई में सावधानियाँ, और हमारे से बातचीत करें डॉक्टर JN भाटिया, जो पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। और जिन साथियों ने रेडियो सेट देश से खोला है उनके लिए फ़ोन नंबर बता दें 201-322। आप इस फ़ोन पे धान से संबंधित जो भी आपकी समस्या, कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, लेकिन निवेदन है कि केवल धान से संबंधित फ़ोन ही करें ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। तो सब ये तो थी कि पहली सावधानी की हमने जो है बीज उपचार। हाँ, इसके अगला इसका अगला स्टेप ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं ना, गिरधारी भाई, एक गलती करते हैं कि धान की पनीरी में मतलब खाद डालते ही नहीं जी। बिल्कुल ही ये सोचे कि भाई यहाँ तो खरपतवार होंगे, ये होगा वो होगा। मैं बता दूं आपको, यदि आपकी नर्सरी अच्छी होगी, मोटी होगी, स्टाउट होगी, तो डेफिनेटली आपका जो है मोटिलिटी भी नहीं होगी उसके अंदर, और उसका जो पैदावार पे बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए आपने संतुलित खाद डालनी है। और मैं आपको मोटा सा तरीका बता दूं, मान लें आपने 1 एकड़ में पनीरी तैयार करनी है जी। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है हमारा, 10 किलो नाइट्रोजन जी, 10 किलो फास्फोरस, 10 किलो पोटास, और जो है 10 किलो जिंक आपने शुरू में डालना है जी। मतलब जैसे 10 किलो नाइट्रोजन आ गया, 10 किलो फास्फोरस आ गया, 10 किलो पोटास आ गया, और 10 किलो जिंक आ गया। शुरू में आपने डाल देना है, मतलब जिस टाइम खेत तैयार करें पाड़े काटे डाल दिया और बीज डाल दिया। उसके बाद जो है मतलब 15 दिन के बाद 10 किलो और फिर नाइट्रोजन डाल देना है। अच्छा। और फिर जो है 24 घंटे के बाद आपने जो है 2-3 दिन के बाद जो है इसमें खरपतवार की दवाई, जैसे प्रेटिक्लोर है, मतलब रिफ्ट के नाम से आती है, इरेज के नाम से आती है, सोफिट के नाम से आती है, या ब्यूटाक्लोर है, वो 1/2 लीटर, या जो प्रेटिक्लोर है 600 ml, वो डाल देनी है आपने। उससे जो है खरपतवार नहीं होंगे एक तरह से। और यदि आपने मान ले, हम ये कहते हैं गिरधारी भाई कि भाई जो PB 1509 है, या और जो जिनकी सरबती है, या PB 1662 है, इन किस्मों की तो रोपाई करनी है जिस टाइम पनीरी आपकी 18 से 20 दिन में हो जाए। ठीक है। और जो दूसरी किस्में आपकी, उनको आप 25 से 30 दिन तक करनी है। ये बात भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बहुत जरूरी ख्याल रखनी है, क्योंकि यदि हम मोटी पनीरी लगाएंगे या लेट पनीरी लगाएंगे तो पैदावार हमारी कम मिलेगी एक तरह से। तो इसलिए विशेष तौर पे हमारे ध्यान रखना है किसान भाइयों ने कि जो कम मतलब अवधि वाली किस्में हैं उनकी 18 से 20 दिन में रोपाई करनी है एक तरह से, ये मतलब विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और यदि मान ले खुदा ना खास्ता मान ले बरसात ना हो, या आपको लेबर ना मिले, आपको लेट करनी लग पड़ जाए, 30 दिन से भी ज़्यादा आपकी मान ले पनीरी हो जाए, तो 10 किलो और मतलब यूरिया उसमें जो है पर हेक्टेयर नाइट्रोजन आपने डाल देनी है उसके अंदर। 4 किलो प्रति एकड़। हाँ, 4 किलो प्रति एकड़ आपने यदि 1 एकड़ के लिए, तो ये ध्यान रखना है एक तरह से। और तब फिर आती है बात कि भाई हमें जो है इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने मान ले कई किसान भाई हैं बीज उपचार नहीं करते, उनको पता नहीं होता, नहीं करता। और एक बीमारी आती है बकाने बीमारी, जिसको हम कहते हैं झंडों वाली बीमारी, देखा होगा आपने। और एक नहीं गिरधारी भाई, यदि हम ब्लास्ट की बात करें, यदि हम जीवाणु पतंग मारी की बात करें, या हम फाल्समंट की बात करें,
या फिर हम शीत ब्लाइट बीमारी की बात करें, ये बीमारी कहाँ से आ रही है? ये आपकी बीज से आ रही हैं या मिट्टी से आ रही हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं भाई जिन किसानों भाइयों ने बीज उपचार कर लिया बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं उपचार करा उनके लिए एक तरीका है भाई, जब भी आप पनीरी उखेड़ोगे, पनीरी कभी भी आपने सूखे पानी में नहीं पनीरी उखेड़नी है। अच्छा, ये मतलब ध्यान रखनी है। और क्योंकि इतना यदि गिल्ला कर ले कि पाँव थोड़ा दस है। नहीं, पाँव भर दे पानी को उसमें पूरी तरह से भर दे। फोन ले ले। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हिसार से बोल रहे हैं। कौन नाम? रामफल। रामफल जी? हाँ जी। हाँ जी, क्या पूछना? जीरी के संबंध में एक प्रश्न पूछना था जी। हाँ, पूछिए। कई बार धान की सीधी बिजाई कर लेते हैं जी, उसमें ना पत्ते सफेद सफेद से हो जाते हैं शुरू में। हाँ बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ देखो गिरधारी भाई, जो ये भाई पूछ रहे हैं प्रश्न, इनका ये है, आमतौर पे जो हम मतलब सीधी बिजाई करते हैं उसमें लक्षण आ जाते हैं मतलब लौह तत्व की कमी के। ये जो बता रहे हैं इनका मकसद यही कहने का है कि लौह तत्व की कमी के लक्षण आ जाते हैं, और ये अक्सर आते हैं मतलब एक तरह से। और एक भूरे धब्बों की बीमारी आ जाती है। दो मतलब ये समस्याएं कह लो आप एक तरह से, यदि हम जो धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं दोनों का जिक्र करेंगे हम। तो ये जो भूरे भूरे सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, ये लौह तत्व की कमी की वजह से आते हैं। तो इसके लिए हमें किसान भाइयों को ये कहेंगे भाई 1 किलो जो है फेरस सल्फेट, जो हरा कशिश है, 100 लीटर पानी में मिला के यदि, और साथ में यदि 2.5 किलो यूरिया भी ले ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो अकेला भी छिड़काव कर सकते हैं। तो 1 किलो आपका जो फेरस सल्फेट और जो है 100 लीटर पानी, 2.5 किलो यदि हम इसमें यूरिया मिला लेंगे, और इसके यदि हम कम मतलब लक्षण आ रहे हैं तो 1 में ठीक हो जाएगा, नहीं 2 छिड़काव यदि कर देंगे तो मतलब ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है, मतलब जो है ये अक्सर समस्या आती है। तो इसमें 1 किलो जो है हरा कशिश, जिसको फेरस सल्फेट कहेंगे, साथ में 2.5 किलो यदि यूरिया मिला के 100 लीटर पानी में इसके 2 छिड़काव कर देंगे हम 7 दिन के अंतराल में, तो हम जो है फेरस सल्फेट की कमी पूरी कर लेते हैं। और दूसरा गिरधारी भाई, एक जो भूरे रामफल जी आपकी समस्या समझा जी, कोई ऐसा नुस्खा नहीं है क्या, इसको हम जमीन में ही डाल दें जी शुरू में? नहीं, ऐसा है रामफल भाई, यदि हम जमीन में डालेंगे तो यदि हम मान ले कोई खाद जमीन में डाल रहे हैं तो उसकी जो उपलब्धता बहुत कम होती है, और यदि हम छिड़काव करते हैं उसकी उपलब्धता 85 से 90% होती है। लेकिन यदि उस खेत में डालो आप तो 15 किलो की सिफारिश है फेरस सल्फेट की। यदि आप 15 किलो ज़मीन में डालोगे तो हो सकता है बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी। आमतौर पे इसी तरह के लक्षण आजकल आप गन्ने में भी देख रहे होंगे। गन्ने के खेतों में देखोगे आप, गन्ना आपका पीला पड़ रहा है, सफ़ेद हो रहा है, वो सारे के सारे लौह तत्व की कमी के हैं। तो हम गन्ने में ये कहते हैं भी 15 किलो आप या तो वैसे ब्रॉडकास्ट कर दो, लेकिन यदि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप जो है 1 किलो फेरस सल्फेट और 100 लीटर पानी, यदि 2.5 किलो उसमें यूरिया मिला दोगे तो बहुत ही मतलब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। तो डॉक्टर जयन भाटिया, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई को दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।